नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह प्यो पटना में आपका स्वागत है। आज 6 दिसंबर दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीबीएसई में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती आवेदन प्रक्रिया शुरू। वीवीआईपी सरकारी वाहनों को टोल टैक्स से पूर्ण छूट लागू। बिहार में नई चीनी मिल से किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ। बिहार स्कूलों के लिए नया टाइम टेबल, राष्ट्रगान सहित अनिवार्य। पटना में बेघर और जरूरतमंदों के लिए रैन बसेरा। चलिए बढ़ते हैं आज की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीबीएसई में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती आवेदन प्रक्रिया शुरू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने असिस्टेंट सेक्रेटरी, अकाउंटेंट ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट समेत 124 नॉन टीचिंग पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन cbse.gov.in पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष है। पात्र उम्मीदवारों का चयन टियर 1 और टियर 2 परीक्षा के आधार पर होगा। कुछ पदों पर इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। शैक्षिक योग्यता पद अनुसार बैचलर या पोस्ट ग्रेजुएशन है। अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट के लिए टाइपिंग स्पीड अनिवार्य है। आवेदन शुल्क SC, ST, PWBD महिला 250 रुपये, अन्य 1750 रुपये। सैलरी पद अनुसार है। वीवीआईपी सरकारी वाहनों को टोल टैक्स से पूर्ण छूट लागू। सरकार ने वीवीआईपी सरकारी गाड़ियों को टोल टैक्स से पूर्ण छूट देने का फैसला किया है, जिससे उन्हें टोल प्लाजा पर रुकना ना पड़े। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और सभी टोल प्लाजा को निर्देशित किया गया है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्य सचिव सहित पात्र वीवीआईपी को अपनी सरकारी गाड़ियों पर छूट प्राप्त फास्ट टैग लगवाने और NHAI के अवकाश पोर्टल पर 3 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराने को कहा है। वर्तमान में कई वीवीआईपी वाहन पहले से पंजीकृत हैं और बिना रुके गुजरते हैं। मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, न्यायाधीश व पूर्ण पदाधिकारियों की गाड़ियां इस छूट में शामिल हैं। बिहार में नई चीनी मिल से किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ। बिहार में बंद पड़े चीनी मिलों को फिर से चालू करने और नई मिलें स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। गन्ना मंत्री संजय पासवान ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। इससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा, युवाओं को रोजगार और अवसर बढ़ेंगे और उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। मंत्री ने किसानों से सुझाव मांगे और नई तकनीकों के जरिए गन्ना उत्पादन बढ़ाने का भरोसा दिलाया। बिहार स्कूलों के लिए नया टाइम टेबल, राष्ट्रगान सहित अनिवार्य। बिहार शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी सांस्कृतिक स्कूलों और मदरसों के लिए नया मॉडल टाइम टेबल जारी किया है, जिसके अनुसार छुट्टी से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य होगा और इसके लिए लाउडस्पीकर का उपयोग जरूरी है। स्कूल सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक चलेंगे। 9:30 से 10 बजे तक प्रार्थना होगी, जिसमें गेटअप, जांच, बिहार गीत, सामान्य ज्ञान और समाचार वाचन शामिल होंगे। इसके बाद 8 पीरियड की कक्षाएं होंगी। टाइम टेबल में सभी पीरियड के लिए निश्चित समय निर्धारित है और विभिन्न कक्षाओं के लिए गतिविधियों का अलग अलग समय तय किया गया है। पटना में बेघर और जरूरतमंदों के लिए रैन बसेरा। ठंड बढ़ने के कारण पटना नगर निगम ने शहर भर में 26 रैन बसेरे तैयार किए हैं, जिनमें कुल 953 बेड उपलब्ध हैं। जर्मन हैंगर में डबल स्टोरी बेड, टीवी, स्वच्छ आरओ पानी, पंखा, टॉयलेट और 2 कंबलों की सुविधा दी गई है। केवल आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दिखाकर मुफ्त ठहरने और खाने की सुविधा मिलेगी। नूतन राजधानी और कंकड़बाग में सबसे अधिक रैन बसेरे बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए अलग रैन बसेरे भी संचालित हैं। ठहरने के लिए 3 शिफ्ट में केयरटेकर मौजूद रहेंगे। बिहार वन विभाग में 2856 पदों पर होगी सीधी भर्ती। बिहार के वन विभाग में 2856 पदों पर सीधी भर्ती जल्द शुरू होगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रमोद कुमार ने रिक्त पद भरने का आदेश दिया। भर्ती में सहायक वन संरक्षक, क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल, वनरक्षी, अश्व लिपिक, अमीन लिपिक, परिचारी और वाहन चालक शामिल है। विभाग फलदार और स्वास्थ्यवर्धक वृक्षों के रोपण, पार्कों के रखरखाव और इको टूरिज्म पर विशेष ध्यान देगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वरिष्ठ अधिकारी भर्ती और विकास योजनाओं की समीक्षा में उपस्थित रहे। दानापुर और फुलवारीशरीफ वार्ड परिसीमन के निर्देश जारी। राज्य निर्वाचन आयोग ने दानापुर, निजामत और फुलवारीशरीफ नगर परिषद के वार्डों के पुनर्गठन और
परिसीमन के निर्देश जारी किए हैं। 22 दिसंबर तक परिसीमन होगा और 23 दिसंबर को प्रारूप सूची प्रकाशित होगी। लोग 13 जनवरी तक आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं, जिनका निष्पादन 26 दिसंबर से 17 जनवरी तक होगा। अंतिम अनुमोदन 27 जनवरी से 2 फरवरी तक किया जाएगा। सुझाव और शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर 1800-3457-243 और आयोग की वेबसाइट उपलब्ध है। पटना सहित 22 स्थानों पर एनआईए छापेमारी का बड़ा अभियान। एनआईए ने बीते दिन अवैध हथियार और गोला बारूद तस्करी मामले में बिहार, यूपी और हरियाणा के 22 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें पटना, नालंदा और शेखपुरा शामिल है। जांच में 4 लोगों शशि प्रकाश, रवि रंजन सिंह, विजय कालरा और कुश कालरा को गिरफ्तार किया गया। टीम ने हथियार, गोला बारूद, 1 करोड़ से अधिक नकदी, डिजिटल उपकरण और संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए। यह कार्रवाई पटना जोनल ऑफिस की दर्ज एफआईआर से हुई है। सूत्रों के अनुसार इस नेटवर्क का संबंध लाल किले के पास हुए दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आरोपियों से भी संभावित रूप से खंगाला जा रहा है, जिसके सुराग मिले। जनवरी 2026 में एओडी भर्ती परीक्षा 3 चरणों में। बीपीएससी ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एईओडी की परीक्षा अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या के कारण 3 चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया है। पहले चरण की परीक्षा 10 से 11 जनवरी 2026, दूसरे की 12 से 13 जनवरी और तीसरे की 15 से 16 जनवरी 2026 को संभावित है। कुल 935 पदों के लिए लगभग 9.8 लाख आवेदक हैं। तीनों चरणों की उत्तर पत्रिकाओं का मूल्यांकन EQ परसेंटाइल इक्वेटिंग तकनीक के सामने मानक पर किया जाएगा। आयोग ने आवेदन का मौका फिर खोला है और अभ्यर्थी 12 दिसंबर तक पुनः आवेदन कर सकेंगे। पूर्व मध्य रेल पर कवच सुरक्षा परियोजना को मंजूरी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूर्व मध्य रेल के 2200 रूट किलोमीटर पर स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच लगाने की 1822 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। यह प्रणाली पटना, दानापुर, मुगलसराय, समस्तीपुर, सोनपुर और धनबाद जैसे व्यस्त रूटों पर ट्रेन संचालन को सुरक्षित बनाएगी। कवच ट्रेन टक्कर रोकने, गति नियंत्रण और आपात ब्रेक लगाने में सक्षम है। परियोजना के चरणबद्ध क्रियान्वयन से रेलवे सुरक्षा, समयबद्धता और संचालन क्षमता में सुधार होगा। इसे अम्ब्रेला वर्क 2024 से 25 के तहत लागू किया जाएगा और पूर्व मध्य रेल देश में सुरक्षित रेल संचालन का नया मॉडल बनेगी। बिहार में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में 13,000 करोड़ निवेश। बिहार सरकार ने पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए ग्रीनको एनर्जीज और सन पेट्रोल केमिकल्स का चयन किया है। इन परियोजनाओं पर लगभग 13,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 8,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। परियोजनाएं पर्यावरण अनुकूल है और किसी नदी पर निर्भर नहीं है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि यह नीति बिहार को नेट जीरो लक्ष्य में योगदान देने में मदद करेगी। पम्प्ड स्टोरेज तकनीक बिजली को संग्रहित करने और मांग के अनुसार उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगी। पटना से मसौढ़ी मार्ग 4 लेन परियोजनाओं से जुड़े बड़े अपडेट। पटना से मसौढ़ी मार्ग को 4 लेन बनाने की योजना को मंजूरी मिल गई है। संपतचक से परसा बाजार तक 6.415 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा, जिसकी लागत 72 करोड़ रुपए होगी। परियोजना 15 माह में पूरी होगी। 4 लेन बनने से जाम और दुर्घटनाओं की समस्या कम होगी, यात्रा तेज और सुरक्षित होगी। उच्च गुणवत्ता वाली सड़क, टिकाऊ सतह, आधुनिक जल निकासी और सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा। इससे व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और गया, जहानाबाद व मसौढ़ी से राजधानी की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। 359वां प्रकाश पर्व पटना साहिब में बड़े आयोजन सहित। पटना साहिब में 25 से 27 दिसंबर 2025 तक 359वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा, जिसमें देश विदेश से 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इस अवसर पर ऑनलाइन और ऑफलाइन रियायत बुकिंग 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक टोल फ्री नंबर 1800-8918967 पर की जा सकेगी। 15 दिसंबर से 14 दिवसीय प्रभात फेरी शुरू होगी, जो शहर के विभिन्न गुरुद्वारों और प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी। मुख्य समारोह 27 दिसंबर को तख्त श्री हरि मंदिर में आयोजित होगा। संगतों की सुविधा, सुरक्षा और लंगर की विशेष व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना से छात्रों को राष्ट्रीय स्थलों भ्रमण। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है, जिसके तहत बच्चों को ताजमहल, कुतुब मीनार,
चार मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, दार्जिलिंग, ऋषिकेश, गोवा और केरल जैसे ऐतिहासिक व प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों के बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। शिक्षा विभाग इसे इसी शैक्षणिक वर्ष में लागू करेगा। शिक्षक और छात्र दोनों ने इस पहल को स्वागत योग्य बताया, क्योंकि इससे बच्चों की समझ, जागरूकता और आत्मविश्वास में व्यापक वृद्धि होगी। पटना में बढ़ी ठंड, कोहरा और हवाओं का असर। पटना में कड़ाके की ठंड का असर शुरू हो गया है। शहर का न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और पछुआ हवाओं की रफ्तार 40 किलोमीटर घंटा तक बनी हुई है। सुबह और रात के समय मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा, जिससे विजिबिलिटी 50 से 500 मीटर तक घट सकती है। अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 15 दिसंबर के बाद ठंड और बढ़ेगी और ठिठुरन वाली ठंड लोगों को परेशान कर सकती है। पटना ज्वेलरी मार्केट में सोना चांदी के दाम स्थिर, शादी सीजन में भी ब्रेक। पटना ज्वेलरी बाजार में सोना चांदी की कीमतें स्थिर बनी हुई है। 24 कैरेट सोना 1,30,200 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,79,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। 22 कैरेट सोना और 18 कैरेट सोने के दाम क्रमशः 1,20,500 और 98,400 रुपए प्रति 10 ग्राम है। एक्सचेंज रेट में भी स्थिरता है। बाजार में कीमतों में यह संतुलन अंतर्राष्ट्रीय बाजार की सीमित हलचल और स्थानीय मांग के सामान्य बने रहने का नतीजा है। आने वाले दिनों में भी कीमतें स्थिर रहने की संभावना है। बिहार में निवेश बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा लाखों को। बिहार सरकार औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज BIIPP 2025 लागू कर रही है। उद्योग मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल के अनुसार यह योजना गेम चेंजर्स साबित होगी और युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे। विश्वविद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा और निवेशकों को सुरक्षा व सुविधाएं प्रदान की जाएगी। पैकेज के तहत निवेश, रोजगार और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर आधारित 3 विकल्प उपलब्ध हैं। सरकार 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखती है। पटना में मीठापुर अनीसाबाद तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। पटना शहर में चौथे दिन विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण उन्मूलन अभियान जारी रहा। मीठापुर मंडी से अनीसाबाद गोलंबर तक सड़क किनारे सब्जी, पत्तल, प्लेट और अन्य सामान बेचने वालों का अतिक्रमण हटाया गया। दरोगा राय पथ में सड़क पर जाम बालू जब्त किया गया। पाटलिपुत्र, बाकरगंज और कंकड़बाग अंचल में भी अतिक्रमण हटाया गया। अभियान के दौरान कई ठेले और अवैध पोस्टर जब्त किए गए और कुल जुर्माना वसूला गया। धोखाधड़ी रोकने वाला संचार साथी ऐप लोगों में लोकप्रिय। सरकार का साइबर सुरक्षा ऐप संचार साथी बेहद लोकप्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटे में इसके डाउनलोड में 10 गुना वृद्धि हुई। एवरेज डेली डाउनलोड 60,000 से बढ़कर 6 लाख तक पहुंच गया है। ऐप को धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए विकसित किया गया है और इसे लगभग 1.5 करोड़ लोग पहले ही डाउनलोड कर चुके हैं। दूरसंचार विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सभी नए मोबाइल में ऐप मौजूद होना चाहिए। पलक मुचल ने बताया स्मृति पलाश शादी टलने की वजह। स्मृति मंधाना और पलाश मुचल की शादी 23 नवंबर को टल गई। वजह स्मृति के पिता और पलाश की अचानक खराब तबीयत थी। दोनों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस पर पलाश की बहन पलक मुचल ने बताया कि परिवार कठिन दौर से गुजर रहा है और पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है। स्मृति ने इंस्टाग्राम से शादी पोस्ट हटाई, जिससे अफवाहें बढ़ी। फिलहाल नई शादी की तारीख तय नहीं हुई है और दोनों परिवार अभी इसे तय करने की स्थिति में नहीं है। बीते दिनों जिन्होंने हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है मनोज दास, राकेश मिश्रा, अनूप मास्टरमाइंड, अमरजीत कुमार, ओमकार सिंह, संजीव कुमार, कुदरत अंसारी, अबोध कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपने संचार साथी ऐप अपने फोन में डाउनलोड किया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।